हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हम क्लास लेके आए हैं किस पे, नर्सिंग असिस्टेंट पे। जो इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी होती है नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग सहायक वैकेंसी होती है। अब जो आप क्या है, भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी काफ़ी बम्पर निकाली गई है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, नर्सिंग असिस्टेंट के साथ वेटरनरी भी मिलेगा और डी फार्मा और एम फार्मा भी आ रखा है। ठीक है, मैं बात करूँ राजस्थान में कई एआरओ में जो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, तो उसमें आपको सिलेबस की जो कंप्लीट तैयारी है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो आपके सभी के दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर अभी तक पूरे भारत में कहीं पर भी कोचिंग नहीं है जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट की जो तैयारी कराई जाती है, इंडियन आर्मी के जो नर्सिंग असिस्टेंट की होती हैं वो तैयारी कहीं पर भी नहीं कराई जाती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो जितना भी सिलेबस दे रखा है, जो भी सब्जेक्ट दे रखा है, उसको आपको पूर्णतः तैयारी कराई जाएगी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो मेरी प्रत्येक क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपके पास आ जाए। जिससे क्या है, आप क्या करें, सब्सक्राइब करते समय मेरे YouTube चैनल पे जाने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जिसके पश्चात आपके पास जो पूर्णतः मेरी जो भी क्लास होगी, जैसे केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इन सारी क्लासों का वीडियो आपके पास तुरंत जैसे ही हमारे पास से अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप उस क्लास का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो ये नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी आ रखी है आपके, और इसके साथ और कौन कौन सी वैकेंसी आ रखी है। जैसे मैं बात करूं जोधपुर एआरओ की बात करूं तो जोधपुर एआरओ में ओनली फॉर नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की वैकेंसी आ रखी है। नर्सिंग असिस्टेंट के साथ आपके क्या आ रखी है, वेटरनरी आ रखी है, उसके साथ डी फार्मा और एम फार्मा भी आ रखा है। जोधपुर के साथ 9-10 जिले शामिल हैं। अब कौन कौन से है जोधपुर के साथ, अब क्या है, नागौर को भी शामिल कर लिए गए हैं, पाली है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, सिरोही है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ये सब किस में शामिल है, जोधपुर के संभाग में शामिल है। उसी प्रकार कोटा एआरओ में भी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है। माना कि पूरे भारत में जो जितने भी वैकेंसी आ रही है इंडियन आर्मी की, जिसमें फॉर्म अप्लाई कराया जा रहा है या रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, जिसमें क्या है, नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आ रखी है। तो इसके लिए मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से संपूर्ण जो नर्सिंग असिस्टेंट की जो तैयारी होती है पूर्णतः सिलेबस के साथ अपने आपको मैंने प्रोवाइड कराई जाएगा, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप दोस्तों मेरे साथ बनी रहे YouTube चैनल के साथ और अपने मेरे इस वीडियो को लाइक करते रहे और तथा सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो नर्सिंग असिस्टेंट की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेडमैन नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी और जो डी फार्मा और एम फार्मा है, इसके जो रिटर्न के एग्जाम की जो तैयारी होती है वो एक ही सिलेबस है जिसका सभी का, तो हम एक ही साथ पढ़ते जाएंगे। जो जिसके किसी के डी फार्मा या एम फार्मा हो रखा है या उसके वेटरनरी है या जो ये जो नर्सिंग असिस्टेंट है, इसमें क्या है, 12th पास रखा गया है, जबकि डी फार्मा एम फार्मा में डिप्लोमा रखा है किसका, फार्मेसी का। ठीक है, तो हम बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की। तो नर्सिंग असिस्टेंट का जो सिलेबस होता है, सबसे पहले है वैकेंसी किस किस की आ रखी है, आपकी आ रखी है नर्सिंग असिस्टेंट, इसके साथ आपके आ रखी हैं वेटरनरी। ठीक है, इसके साथ आ रखी हैं आपके डी एंड एम फार्मा। ठीक है, अब इन सब की जो तैयारी है हम किसके माध्यम से करने वाले हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमारे जो सिलेबस हैं, जो वेटरनरी और नर्सिंग असिस्टेंट का जो सिलेबस है, वो सिलेबस में क्या क्या है। आपके सिलेबस में मुख्यतः 5 पार्ट दे रखे हैं। नंबर 1 पे है आपके बायोलॉजी, नंबर 2 पे है केमिस्ट्री, नंबर 3 पे है फिजिक्स, नंबर 4 पे है आपके मैथ्स और नंबर 5 पे है आपके कौन सा, जीके का पार्ट या जनरल नॉलेज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो सिलेबस में पढ़ना क्या है, तो आप दोस्तों निश्चित रहिए, क्योंकि मैं आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ी रहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करूं नर्सिंग असिस्टेंट की, तो नंबर 1 पे आती हैं आपकी बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके क्वेश्चन की बात करते हैं इधर। तो क्वेश्चन की संख्या होती है इसमें कितनी,
15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके नर्सिंग असिस्टेंट में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 15 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, बायोलॉजी के आएंगे। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो कितने का होता है, आपके 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 60 नंबर का। अगर आपके टोटल 200 नंबर का पेपर होगा तो उसमें से क्या 50 क्वेश्चन आएंगे, जिससे 50 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन कितना होता है, 4 नंबर का होता है। तो टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो टोटल कितना हो गया आपके 60 नंबर का, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे आती है आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री की भी बात करें तो केमिस्ट्री के भी कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का नंबर होता है, 4 नंबर का होता है। तो टोटल कितना हो गया आपके 60 नंबर का, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे हम साइंस के और एक सब्जेक्ट आता है जिसको कहते हैं हम फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। क्या आता है, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो टोटल कितना हो गया आपके 60 नंबर का, ठीक है। ये तो हो गया फिजिक्स की बात। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिजिक्स इतनी कम क्यों दे रखी है, क्योंकि ये सभी की प्रॉब्लम होती है कि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं उसको फिजिक्स थोड़ी कम आती है। क्यों फिजिक्स थोड़ी कम आती है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट किसमें होता है, ज्यादातर बायोलॉजी में होता है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन मार्क है वो ज्यादा दे रखा है, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे आता है आपका मैथ्स। अब ये मैथ्स कौन सी होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स होती हैं, जो जिसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या है कॉम्पिटिटिव मैथ्स है, जिसमें लाभ है, प्रतिशत है, एचसीएफ है, एलसीएम है। रेलवे के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब किस में आए हुए हैं, औसत है, ये सब किस में आएंगे आपके इस मैथ्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। उसमें 1-2 सवाल आपका नॉर्मल रीजनिंग का सवाल आएगा। मैथ्स का पार्ट इतना बड़ा नहीं है आपके, या मैथ्स की मैं बात करूं तो इतनी हार्ड नहीं है, नॉर्मल मैथ्स पूछी जाएगी जिसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 5। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो होता है 4 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गए आपके, यहाँ पे गलती से फिजिक्स के कितने मार्क्स होंगे आपके 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैथ्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे 20 नंबर के, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 5 पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका, इसमें आता है जनरल नॉलेज या जीके, ठीक है। अब इस जीके में आपके करंट अफेयर भी आ सकता है। 10 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें करंट अफेयर आएगा, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटिकल आएगा, भूगोल आएगा, विविध आएगी। इसके साथ आपको जो स्पोर्ट्स के जितने भी नेशनल के सवाल होते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित, जैसे आपके स्पोर्ट्स हो गया, नृत्य हो गया, भाषा के रिलेटेड हो गया, ये सवाल है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें से ज्यादा सवाल पढ़ते हैं किसके आई में, इसमें जीके में आएंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन की संख्या होगी आपकी 10। टोटल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए आपके 40 मार्क के, ठीक है। तो अब मैं बात करूं क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपके 50। कितनी होगी 50 क्वेश्चन होंगे। और जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे आपके 200। कितने 200 में से आपकी मेरिट बनेगी। आपका जो फिजिकल होगा, सबसे पहले क्या होगा फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको 1600 मीटर रनिंग होगी, उसके बाद होगा आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसके बाद होगा आपकी जो बीम होती है 10 बीम होती है वो होती है 40 नंबर की, और जो रनिंग होती है 60 की और 48 या 48 की 2 मार्क्स के नंबर होते हैं, ठीक है। इन फिजिकल के साथ आपको ये मार्क्स ऐड किए जाएंगे, लेकिन जो मेरिट लिस्ट आती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है वो इस रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आती है। तो आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी अभी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि फिजिकल के बिना ये पेपर भी आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं होगे तो ये पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई हो गए तो ये पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें ये क्वेश्चन होंगे इस प्रकार के, और इस प्रकार का आपको जो प्रोसेस होगा, जिसमें से टोटल 200 में से आपकी जो मेरिट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो इस बार की जो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, आपको मन लगा के, जी जान लगा के तैयारी करना है, एक योद्धा बन के आपको साबित होना है। क्योंकि ये जो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है काफ़ी अच्छी लेवल की है। जैसे जनरल ड्यूटी में आपको काफ़ी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो नर्सिंग असिस्टेंट एक अच्छी क्यों, तो क्योंकि एक हॉस्पिटल की नौकरी है, क्योंकि एक मेडिकल की नौकरी है। ये किसकी नौकरी है आपके एएमसी,
ठीक है। अब ये AMC क्या होता है, आर्मी मेडिकल क्रॉप। क्या होता है, आर्मी मेडिकल क्रॉप। ये आर्मी मेडिकल क्रॉप आप ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक बार अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें आपको पूर्णतः बता दिया जाएगा कि आर्मी मेडिकल क्रॉप में आपका क्या होता है, नर्सिंग असिस्टेंट वाले को क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, बायोलॉजी पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, इसके बाद फिजिक्स, इसके बाद मैथ और इसके बाद पढ़ेंगे हम जीके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, आपके बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, अब हम बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। बायोलॉजी को पढ़ने से पहले बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी शब्द से टर्म से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले किस पे चलते हैं, बायोलॉजी पे। ठीक है, ये देखिए मैं हेडिंग लगाता हूं आपके, क्या, बायोलॉजी। ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आपके जीव विज्ञान। क्या होता है, जीव विज्ञान। ठीक है, अब आता है आपके दिमाग में जो बायोलॉजी शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान होता है, क्योंकि सब 12th पास कर सके और सबको पता है बायोलॉजी का अर्थ जीव विज्ञान होता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो ये बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द से रिलेटेड काफ़ी सवाल पढ़ते हैं। इस शब्द से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी शब्द है किस भाषा का शब्द है। ठीक है, ये जो बायोलॉजी शब्द है किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि जो बायोलॉजी भाषा, जो बायोलॉजी वर्ड है या जीव विज्ञान शब्द है किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद आता है जो ये बायोलॉजी शब्द है किसने दिया था, ये जो बायोलॉजी शब्द है किसने दिया था, दो वैज्ञानिक आते हैं। कौन कौन से, आपके नंबर 1 पे आता है एक लेमार्क। कौन आता है, लेमार्क एंड एक और आता है जिसका नाम होता है ट्रेविसन। कौन आता है, लेमार्क एंड ट्रेविसन नामक दो वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने 1802 में सबसे पहले क्या शब्द दिया था, बायोलॉजी शब्द। इन्होंने सबसे पहले बताया बायोलॉजी शब्द क्या होता है या बायोलॉजी क्या होता है। किसने बताया था, लेमार्क एंड ट्रेविसन नामक दो वैज्ञानिक आते हैं। कब, 1802 में सबसे पहले इस शब्द को दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है जो ये बायोलॉजी होता है इसका जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, आपके बायोलॉजी का जनक। इसके बाद मैं बात करूं किसकी, बायोलॉजी के जनक की, तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिसको कहते हैं अरस्तु। क्या कहते हैं, अरस्तु। ये आप सभी ने सुन रखा है क्योंकि ये अरस्तु वही अरस्तु है जिसे या पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, आपके जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है थोड़ा लेवल हाई होता है। क्या होता है, थोड़ा लेवल हाई होता है। वहां पे क्या है, कभी कभार अरस्तु ना देके इंग्लिश में दे दिया जाता है, जिसमें अरस्तु को इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटले। ठीक है, अब इन अरस्तु जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपके एरिस्टोटले कहते हैं। क्यों कहते हैं एरिस्टोटले, क्योंकि इसका अंग्रेजी में नाम क्या होता है, एरिस्टोटले होता है। जबकि हम जो हिंदी में पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, अरस्तु पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है, कई बार अरस्तु ना देकर एरिस्टोटले दे दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि अरस्तु को ही एरिस्टोटले कहते हैं। तो मैंने आपको पहले क्या बोला, आपको 0 से लेकर हाई लेवल तक मैं नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी में कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है जो ये बायोलॉजी शब्द है कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बायोलॉजी को हम शब्द का जो क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि भाई हम पोस्टमार्टम करने के लिए तो आए हैं। क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट वालों का काम क्या है, कोई भी आए पोस्टमार्टम करो, क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। तो हम बायोलॉजी शब्द का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, अब हम पोस्टमार्टम करेंगे तो बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपके बायोज, एक होता है आपके लॉजी। क्या होता है, बायोज प्लस लॉजी। ठीक है, अब आता है ये जो बायोज और लॉजी का, जिसने हमने क्या किया, बायोलॉजी का पोस्टमार्टम किया। तो इस बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, इस बायोलॉजी का अर्थ होता है लाइफ या लिविंग। ठीक है, जिसे कहते हैं जीव
या सजीव, क्या कहते हैं, जीव या सजीव। अब आता है ये जो लोगी आता है, लोजी होता है, जिसका अर्थ होता है लोगस, या मैं बात करूं टू स्टडी, क्या, टू स्टडी, यानी कि हिंदी में अर्थ होता है का अध्ययन, क्या होता है, का अध्ययन। अब आता है कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीव या सजीव का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं आपके, बायोलॉजी। ये हो गया आपके बायोलॉजी शब्द का पोस्टमार्टम, ठीक है, ये हो गया बायोलॉजी शब्द का पोस्टमार्टम कि बायोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पे आता है बायोज और नंबर 2 पे आता है लॉजी या लोगस, जिसमें अर्थ होता है जीवों या सजीवों का अध्ययन, क्या कहलाता है आपके, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है या सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा, जीव और जंतु में क्या फर्क है। इधर देखिएगा, जीव क्या होते हैं, तो मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, जीव की, जीव या सजीव, ठीक है। अब आता है आपके दिमाग में जीव या सजीव क्या होता है, तो जीव वो होते हैं या सजीव वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जंतु तथा पादपों का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। जंतुओं तथा पादपों को सम्मिलित एक साथ रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, जीव या सजीव कहते हैं। क्योंकि सजीव के अंदर कौन आते हैं, पादप भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, ठीक है। हम क्या है, जंतुओं में आते हैं, और जो पेड़ पौधे किस में आते हैं, पादपों में आते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, ठीक है। अब आता है कि आपके दिमाग में कि सर ये जो सजीव होता है या जीव होता है इसकी परिभाषा क्या है, कि हम किस प्रकार समझे कि सजीव वो होता है। हमें सर अच्छी तरह से समझाइए कि जीव या सजीव क्या होता है। तो मैं बात करूं आपके क्या, जीव या सजीव की, तो जीव या सजीव वो होते हैं जो क्या करते हैं, सबसे पहले जिसमें क्या होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए। नंबर 2 पे होता है उसमें क्या होनी चाहिए, शोषण क्रिया, कौन सी, शोषण क्रिया होनी चाहिए। अब आपके आता होगा नेक्स्ट दिमाग में, सर वो उसमें क्या होनी चाहिए, पोषण की क्रिया होनी चाहिए। अब ये पोषण क्या होता है, पोषण वो क्रिया होती है जिसके माध्यम से वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है या अपने आप सोते बनाता है या किसी के माध्यम से लेता हो, ठीक है। नंबर 2 पे 3 पे आता है या 4 पे आता है कि सर उसमें क्या होनी चाहिए, उत्सर्जन की क्रिया होनी चाहिए, कि सर वो जिसने भोजन बना लिया उसने तो उस भोजन को पचाने के बाद उसको शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया होनी चाहिए। नंबर 4 पे आता है आपका उत्सर्जन के बाद उसमें क्या होनी चाहिए, आपके प्रजनन की क्रिया, क्या, प्रजनन। अब ये प्रजनन क्या होता है, प्रजनन का अर्थ होता है कि उसमें सेक्सुअल की क्रिया होनी चाहिए। अब ये सेक्सुअल क्या होता है, क्योंकि उसके द्वारा अपनी संतान उत्पत्ति की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। प्रजनन क्रिया, प्रजनन क्रिया होती क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ये सब सारी जो प्रोसेस होती है ये किस में होती हैं, सजीव में होती हैं, किस में होती हैं, सजीव में होती हैं। अब ये सजीव कौन कौन होते हैं, जंतु तथा पादप, ठीक है। जब जंतुओं में भी क्या होती है, वर्दी होती है सर, पादपों में भी वर्दी होती है, ठीक है। शोषण की क्रिया किसमें होती है, पादपों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है। अब जो ये पादपों में शोषण क्या करते हैं, पादपों में जो शोषण की क्रिया होती है उसमें पादप क्या लेते हैं, CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं, और जो जंतु क्या करते हैं, O2 को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपस में रिवर्स करते हैं, कौन करते हैं, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु शोषण की क्रिया में, ठीक है। इसके बाद आती है न्यूट्रिशन की क्रिया या पोषण की क्रिया। तो आपको मैं बताऊं, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक के पिगमेंट के कारण क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, पोषण करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है उत्सर्जन। ये जो पेड़ पौधे भी होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं उसको वापस उत्सर्जन के रूप में परित्याग करते हैं, उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और जो प्रजनन की क्रिया होती है पेड़ पौधों के साथ हमारे के अंदर भी पाई जाती है, क्योंकि हम प्रजनन की क्रिया क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे जो संतान की जो हमारी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, हम प्रजनन की क्रिया करते हैं, ठीक है।
अब ये पीढ़ी क्या होती है, जो हमारी पैतृक पीढ़ी होती है उसको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, संतति पीढ़ी को जन्म देते हैं। क्या देते हैं, संतति पीढ़ी को जन्म देते हैं। ये हो गया आपके जीव या सजीव की परिभाषा। ठीक है, ये हो गया बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। जो शब्द है वो किसने दिया था, लेमार्क एंड ट्रेवियस नामक वैज्ञानिक ने 1802 में दिया था। जो इसका जनक होता है इसे अरस्तु कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसे एरिस्टोटले। बायोलॉजी शब्द है दो शब्दों से मिलकर बायोज प्लस लोगोस, जिसमें अर्थ होता है बायोज का लाइफ या लिविंग, जीव या सजीव, लॉगस का टू स्टडी या का अध्ययन, जिससे सम्मिलित में क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब आता है जीव या सजीव क्या होता है। तो जीव जो वृद्धि करता हो, शोषण करता हो, पोषण, उत्सर्जन, ये सब किस में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं या सजीवों में पाए जाते हैं। और सजीवों में कौन कौन आता है, जंतु और पादप। ठीक है, जिसमें हम क्या है, जंतुओं में आते हैं और जो पादप में आते हैं पेड़ पौधे। जितने ब्रह्मांड में पेड़ पौधे होते हैं वो किस में आते हैं, आपके पादप में आता है। ठीक है, इसके बाद बात करूं बायोलॉजी से रिलेटेड, जो बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं, ब्रांचें हैं, हमें कौन कौन सी पढ़नी है। कि भाई सर हम नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी ब्रांचें या शाखाएं आती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, ब्रांच की, कि भाई कौन सी ब्रांचें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आपको जो सिलेबस में है मुख्यतः 3 ब्रांचें पढ़नी है बायोलॉजी की। कौन कौन सी, बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की, मैं यहां पे लिखूं जीव विज्ञान की शाखाएं क्या होती हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं। यहां पे हेडिंग लगाइएगा बायोलॉजी ब्रांच। ठीक है, बायोलॉजी की ब्रांचें की बात करो तो मुख्यतः आपको 3 ब्रांचें पढ़नी है। ठीक है, नंबर 1 पे पढ़ना है आपको क्या, जूलॉजी। ठीक है, नंबर 2 पे पढ़ना है आपको क्या, बॉटनी। ठीक है, नंबर 3 पे पढ़ना है आपको क्या, माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या पढ़ना है, माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, अब हम नंबर 1 पे सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजी। हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेके कि इस क्लास का इंट्रोडक्शन होगा कि जूलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, बॉटनी में क्या पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना है, या जूलॉजी में जूलॉजी से शब्द से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जूलॉजी की। ठीक है, ये जूलॉजी का अर्थ हिंदी में होता है आपके प्राणी विज्ञान। क्या होता है, प्राणी विज्ञान। ठीक है, कहीं पर आपको क्या मिलेगा, एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं जंतु विज्ञान। आपको कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया कि मैं जो आपके बायोलॉजी से जो कंपटीशन एग्जाम में जिस या आपके नर्सिंग असिस्टेंट में जिस सवाल जिस शब्द से जितने क्वेश्चन बनते हैं या उस शब्द को किस किस नाम से जानते हैं वो सारे शब्द मैं आपको इसके माध्यम से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जो ये जूलॉजी होता है इसे क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान कहते हैं, और किस नाम से जानते हैं, इसे जंतु विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो ये जो जूलॉजी होता है इसका जनक किसे कहा जाता है। जूलॉजी का जो फादर है या पितामह है, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं या जंतु विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं। तो जंतु विज्ञान का जो जनक होता है वो क्या होता है, आपके वही अरस्तु जी होते हैं, जिसने हमें क्या पढ़ा था, बायोलॉजी का फादर पढ़ा था, या बायोलॉजी का जनक या पितामह कौन है, अरस्तु है। उसी प्रकार जो जूलॉजी का जो जनक है वो कौन है, आपके अरस्तु होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटले। क्या कहते हैं, एरिस्टोटले कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि जो ये अरस्तु जी थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जूलॉजी से संदर्भ में। कौन सी पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक आती है इनकी, क्या आती है, पुस्तक। अब ये पुस्तक कौन सी होती है, इस पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। क्या आता है, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, अब ये जो एनिमेलिया शब्द है वो किससे पढ़ा, आपके जंतुओं से या जानवरों से या एनिमल शब्द से पढ़ा। एनिमेलिया का अर्थ होता है एनिमल या जानवर। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया पुस्तक किसकी होती है, आपके किसकी, अरस्तु जी की होती है। इस पुस्तक में आपको, इसके बाद हम नंबर 2 पे पढ़ेंगे आपके
इसके बाद हम नंबर 2 पे बात करते हैं, आपके आती हैं क्या, बोटनी। क्या आती हैं, बोटनी आती हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पादप विज्ञान, या इसे और किस नाम से जानते हैं, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके हिंदी में अर्थ होता है किसका, बोटनी का। ठीक है, अब आता है आपके कि जो ये बोटनी का जो जनक होता है या फादर होता है या पितामह किसे कहा जाता है, तो एक वैज्ञानिक आते हैं, एक सर आते हैं, जिसका नाम होता है क्या होता है, थ्रियोफेस्टस नामक वैज्ञानिक आते हैं, या थ्रियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक आते हैं, या सर आते हैं, जिन्होंने क्या किया था, पादप विज्ञान का जनक का। अब इसको जनक की क्यों कहते हैं, आपके आरा के सर अरस्तु को ही जनक क्यों कहते हैं, या वनस्पति का जनक थ्रियोफेस्टस को ही क्यों कहते हैं, तो आपका जो दिमाग का डाउट है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि अरस्तु जी ने ही क्या किया था, 80% काम किस पे किया था, जूलॉजी पे। कौन किया था, 80% किसने किया था, अरस्तु जी ने किया था, इसलिए इसे जूलॉजी का पितामह कहा जाता है। और जो ये 70% पादपों पे काम किसने किया था, थ्रियोफेस्टस ने किया था, इसलिए ये क्या कहते हैं, इसे पादप विज्ञान का जनक कहते हैं। अब आप इन सर द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी, इन सर के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। क्या पुस्तक थी, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। क्या थी, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। ठीक है, इन दोनों पुस्तकों में से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है थ्रियोफेस्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो आपको ये दिमाग में रखना है, जो थ्रियोफेस्टस है वो क्या है, पादप विज्ञान के जनक है। ठीक है, अगर आपके पादप विज्ञान के जनक के बारे में पता होगा तो प्लांटेनम का संबंध किससे है, पेड़ पौधों से है। एनिमेलिया का संबंध किससे है, जंतुओं से है, और जंतुओं का जनक किसे कहा जाता है, आपके अरस्तु जी को कहा गया है। प्लांटेनम का संबंध किससे है, वनस्पति से है। वनस्पति का जनक किसे कहा गया है, आपके थ्रियोफेस्टस को कहा गया है, जिनकी पुस्तक क्या है, आपके प्लांटेनम। ये हो गया आपके बोटनी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, बोटनी शब्द से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं, हम इसको जूलॉजी को भी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, बोटनी को भी पढ़ेंगे, इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिस माइक्रोबायोलॉजी का हिंदी में अर्थ होता है आपके, क्या होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी होता है, ये सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है, इसमें क्या पढ़ेंगे, वायरस पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, कृमि पढ़ेंगे, ये सब किसमें पढ़ने वाले हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक होता है या फादर होता है, जनक, यहाँ पे मैं लिख दूं जनक। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो एक वैज्ञानिक आते हैं, जिसका नाम है एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन आते हैं, एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब ये जो एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक है, ये आपके कई लोगों ने नाम सुन रखा है, क्योंकि आप 12th बायोलॉजी से पास हो, तो ये एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक होते हैं। एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड बाय बैक्टीरिया, या जो एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक है, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी, या बैक्टीरिया की खोज की थी। क्या की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले यहां पे लिखिएगा, सबसे पहले जीवित, कौन सी सेल्स, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की थी। किन्होंने की थी, एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या की थी, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। वो कब की आपके 1674 या 1674 या 1674 में की थी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, तो आपके दिमाग में एक सवाल भ्रम में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके ऊपर, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका, कौन सी, मृत कोशिका की खोज की
थी। ये आपके जो दिमाग में चल रहा था कि जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की थी, कब की थी, 1665 में खोज की थी, वो कैसी थी, आपकी मृत कोशिका थी, जो किसमें की थी, कोक नामक एक पादप में की थी। लेकिन जब जीवित कोशिका की बात आती है तो वो किसने की थी, सर एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। और जो कोशिका की, जो जीवित कोशिका की खोज की थी, वो किसमें की थी, आपके जीवाणु में की थी। किसमें, जीवाणु या बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो जीवित कोशिका की जो खोज की थी, कब की गई, 1674 में। किसमें की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी, वो किसमें की थी, जीवाणु या बैक्टीरिया में खोज की गई। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका या बैक्टीरिया की खोज करने पर इसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड, सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे। हमने बात कर ली जूलॉजी की, हमने बात कर ली बॉटनी की, हमने बात कर ली माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आपके जूलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे या जंतु विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस जंतु विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है, अब हमें इसे जानना है कि जंतु विज्ञान में क्या पढ़ना है। तो आज की जो हमारी ये क्लास है वो फर्स्ट क्लास होती है, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन क्लास है कि हमें पढ़ना क्या है, कि भाई हम नर्सिंग असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, या वेटेनरी है आपके, या डी फार्मा या एम फार्मा है, इसकी जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमें पढ़ना क्या है, नर्सिंग असिस्टेंट में जूलॉजी में क्या पढ़ना है। तो जूलॉजी पढ़ने से पहले एक हम क्या पढ़ते हैं, टर्म पढ़ लेते हैं। ठीक है, उस टर्म को समझने के बाद हमें क्या है, जूलॉजी पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, अब वो टर्म कौन सी आती हैं आपके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, नंबर 1 पे पढ़ेंगे क्या, जूलॉजी या जंतु विज्ञान। जंतु, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जूलॉजी या जंतु विज्ञान। जो जंतु विज्ञान पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, एक टर्म पढ़ते हैं। अब ये टर्म कौन कौन सी होती हैं, तो एक ये जंतु कोशिका की बात करूं या पादप की बात करूं, तो सबसे पहले क्या बनता है उसके बारे में बात करेंगे। जंतुओं की बात करूं या पादपों की बात करूं, तो सबसे पहले क्या बनता है, एक क्या बनती है, आपके द्विगुणित कोशिका बनती हैं। क्या बनती हैं, आपके इस प्रकार की एक 2n कोशिकाएं बनती हैं, जिसे क्या कहते हैं, आपके हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। जो कैसी होती हैं, आपके द्विगुणित, क्या होती हैं, द्विगुणित कोशिका होती हैं। क्या होती हैं, द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक है, अब इस द्विगुणित कोशिका किस प्रकार की होती हैं, क्योंकि ये इसमें क्या है, द्विगुणित या 2n है। अब ये 2n किस प्रकार बना, कि सबसे पहले क्या होता है, पादपों से क्या आते हैं या जंतुओं से क्या आते हैं, एक तो आता है आपका नर युग्मक, एक आता है आपका मादा युग्मक, जिसे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कहते हैं। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, ये होता है नर में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने पर क्या बनते हैं, नर युग्मक, और मादा में भी अर्धसूत्री विभाजन होने पर मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन होने पर अगुणित जो युग्मक बनते हैं, इसका क्या होगा, आपके आपस में संलयन होगा। क्या होगा, संलयन। अब ये संलयन क्या होता है, फ्यूजेशन होता है, जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के साथ जुड़ता है, तो क्या बनता है, आपके 2n क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जो कैसी होती है, आपकी द्विगुणित कोशिका होती है। इसके संदर्भ में एक और क्वेश्चन आता है, क्या है, प्रथम कोशिका। जो ये युग्मनज होती हैं, जो क्या होती हैं, आपकी प्रथम कोशिका होती हैं। कैसी होती है, प्रथम कोशिका। किसी भी जीव या सजीव की बात करूं तो प्रथम कोशिका कौन होती है, आपकी युग्मनज या जाइगोट होती हैं। क्या होती हैं, युग्मनज या जाइगोट क्या होती हैं, प्रथम कोशिका होती हैं। अब क्या होता है, इन कोशिकाओं में क्या होता है, अधिक विभाजन होने पर क्या होती हैं, अनेक छोटी छोटी क्या बनती हैं, आपकी कोशिकाएं बनती है। ठीक है, इस प्रकार अनेक कोशिकाएं बनती है। ठीक है, ये क्या बन गई, आपकी कोशिकाएं। ठीक है, अब क्या होता है, इन कोशिकाओं में क्या होता है, अनेक कोशिकाएं मिल जाती हैं। जब क्या होती है, 2n में अनेक द्विगुणित विभाजन होता है, तो क्या बनती है, अनेक कोशिकाएं बनती हैं। अब ये अनेक कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, आपके अंदर किसका,
उत्तक क्या टिश्यू का निर्माण करती हैं। अनेक कोशिकाओं मिल जाती हैं तो किसका निर्माण होता है, आपके शरीर के अंदर टिश्यू का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करूं, एक रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त तरल संयोजी उत्तक क्यों है, संयोजी का अर्थ है जोड़ने वाला, तरल का अर्थ है लिक्विड, और जो उत्तक का मतलब होता है टिश्यू। अब ये क्या होता है, रक्त क्या करता है, हमारे शरीर के विभिन्न उत्तकों को जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं या कंजक्ट उत्तक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि रक्त हमारे शरीर के विभिन्न उत्तकों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब क्या करती हैं कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं। और जो शरीर के बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, आपके किसका हो जाता है, अंग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अंग कौन कौन से होते हैं। मानव की बात करो या पेड़ की बात करो, जितने भी पार्ट हमें बाहर से आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। जो उसके आंतरिक नहीं भी दिखाई देते वो भी क्या कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। जैसे मैं मानव की बात करूं, जो मानव की जो त्वचा होती है सबसे बाहर दिखाई देने वाला अंग होता है, ये क्या होता है, सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर की बात करूं तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, आपके त्वचा होता है। आंतरिक अंग की बात करूं तो लीवर होता है, सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, अब हम ये अंग पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, बहुत सारे जब शरीर के पूरे अंग मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, आपके अंग तंत्र। किसका, अंग तंत्र। ठीक है, अब ये अंग तंत्र क्या होता है, इसके बारे में ही हमें इस नर्सिंग असिस्टेंट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, आपके अंग तंत्र से आएंगे। अब देखिएगा, जो उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। अब अंग तंत्र पढ़ने से पहले थोड़ा आगे का टर्म पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम जानेंगे अंग तंत्र क्या होता है। अब क्या होता है, अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट मानव शरीर का निर्माण होता है या कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। अब ये कंप्लीट ह्यूमन बॉडी किस प्रकार होती है, जैसे कि ये क्या हो गई आपकी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, जंतु विज्ञान जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो किसका निर्माण होगा, ह्यूमन बॉडी का। हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। जूलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो क्या बनाते हैं, अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, और सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो क्या बनता है, कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, अब आता है, मैंने बोला कि आपको क्या पढ़ना है, अंग तंत्र पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, अंग तंत्र पढ़ना है। अब ये अंग तंत्र कौन कौन से होते हैं उसको मैं ऊपर से लिखता हूं। तो नंबर 1 पे पढ़ना है आपको अंग तंत्र में परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ना है, परिसंचरण तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, नंबर 2 पे आता है आपका श्वसन तंत्र। क्या आता है, नंबर 2 पे आता है आपका श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे पढ़ना है आपको पाचन तंत्र। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे पढ़ना है आपको उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, नंबर 5 पे पढ़ना है आपको कंकाल तंत्र। ठीक है, नंबर 6 पे पढ़ना है आपको तंत्रिका तंत्र। नंबर 6 पे आता है, 7 पे आता है आपका परिसंचरण तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 और 8 पे आता है आपका, क्या पढ़ेंगे हम, पोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन। अब हम एक एक के बारे में जान लेते हैं कि किसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले मैं बात करूं आपके किसकी, हार्ट की, या सॉरी नंबर 1 पे आता है आपका
परिसंचरण तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको 3 चीजें पढ़नी है। नंबर 1 पे पढ़ना है आपको क्या? रक्त पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रक्त पढ़ना है कि भाई हमारे शरीर में रक्त के कितने समूह होते हैं, रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो किस में पढ़ेंगे? रक्त में, परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, हमारे शरीर के ब्लड ग्रुप किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, और रक्त से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो पढ़ेंगे। रक्त का संगठन पढ़ेंगे कि रक्त में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ये क्या पढ़ेंगे? किस में पढ़ेंगे? रक्त में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? रक्त के बाद पढ़ेंगे हम क्या? हृदय। क्या पढ़ेंगे? हृदय पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम रक्त वाहिकाएं। क्या? या वाहिनिकाएं या रक्त वाहिकाएं। ठीक है, अब हम हृदय में क्या पढ़ेंगे कि हृदय किस प्रकार, हृदय क्या होता है? हमारे शरीर का पंपिंग ऑर्गन होता है या पंप की तरह कार्य करता है। ये किस प्रकार अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेके आता है और हृदय द्वारा शुद्ध रक्त को किस प्रकार पंप किया जाता है, और रक्त के हृदय के कितने, हृदय का जो ऑर्गन होता है उसकी जो हम संरचना पढ़ेंगे, हृदय कितने चैम्बर से मिलकर बना होता है, हृदय की संरचना पढ़ेंगे। हृदय के अंदर उपस्थित कपाटों के बारे में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? हृदय में पढ़ेंगे। इसके बाद आती हैं आपकी रक्त वाहिनिकाएं या वाहिकाएं। अब ये रक्त वाहिनिकाएं कौन कौन सी होती है? धमनियां तथा शिराओं में क्या होता है? रक्त बहता है। ठीक है, और कौन सी शिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है, शिराओं द्वारा कहां से कहां तक रक्त लेके जाता है, और धमनियों द्वारा रक्त को कहां पर पहुंचाया जाता है, ये किस में पढ़ेंगे? हम रक्त वाहिकाओं में पढ़ेंगे। ये तो हो गया आपका परिसंचरण तंत्र। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपका श्वसन तंत्र। क्या आता है? श्वसन तंत्र, जिसे कहते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? आपके फेफड़े तथा नाक, श्वसन नली, जितने भी हम श्वसन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं वो क्या पढ़ेंगे? इस श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। जैसे नाक के द्वारा हम श्वसन लेते हैं, नाक से लेके फेफड़ों तक जिस प्रकार श्वसन जाती हैं, जैसे श्वास नली आ गया, ट्रेकिया आ गया, लेरिक्स आ गया, एपिग्लोटिस है, ये सब किस में पढ़ेंगे? हम श्वसन तंत्र में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। ठीक है, अब पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे हम क्या? आहार नाल, और उसके साथ क्या पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथियां। क्या पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे, और इसकी जो क्रिया विधि होती है, किस प्रकार हम भोजन की जो पाचन की जो क्रिया विधि है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में आपको क्या पढ़ना है? किडनी पढ़ना है कि किडनी का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, जो वुमेन संपुट होता है जिसके पश्चात रक्त का शुद्धिकरण किस प्रकार होता है। ठीक है, ये किस में पढ़ेंगे? हम किडनी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है आपको क्या? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में क्या क्या पढ़ना है? एक तो पढ़नी है आपको अस्थियां, नंबर 2 पे पढ़नी है आपको उपास्थियां, और इसके साथ आपको नंबर 3 में क्या पढ़नी है? मांसपेशियां। मांसपेशियां। ठीक है, ये किस में पढ़ेंगे? हम कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती है, उसका विस्तार से जानेंगे। कौन सी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, उसके साथ हम पढ़ेंगे कौन सी उपास्थि कहाँ पे पाई जाती है, उसके साथ हम पढ़ेंगे मांसपेशी या मसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका तंत्रिका तंत्र। क्या आता है? तंत्रिका तंत्र या न्यूरो सिस्टम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की मैं बात करूं तो इसमें आपको पढ़ना है नंबर 1 पे मस्तिष्क। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है तंत्रिका कोशिका। क्या पढ़ना है? तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका भी इसी में पढ़ना है। ठीक है, कि तंत्रिका तंत्र का संरचना होती है, कोशिका होती है, किस प्रकार होती है, वो हम किस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें पढ़ेंगे आपको नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, तथा एक और पढ़ेंगे हम क्या? मादा जनन तंत्र, और इसके साथ पढ़ेंगे निषेचन की क्रिया, जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है उस किस प्रकार होती है, जो भ्रूण बनता है, भ्रूण के बारे में भी हम किस में पढ़ेंगे? आपके प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे या प्रजनन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपके न्यूट्रिशन, कि भाई जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यूट्रिशन क्या होता है या पोषण क्या होता है। तो पोषण की बात करूं तो पोषण में हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। लार्ज रूप में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, विटामिन लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं। इन सबको क्या पढ़ेंगे हम? पोषण में क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। नंबर 1 पे बात करूं मैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, किस में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट किस शरीर के किस भाग में पचती हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे मैं बात करूं, हमारे शरीर में जब भोजन लेते हैं तो किसके फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। जो हमारे शरीर में ग्लूकोज किस फॉर्म में पचता है, ग्लाइकोजन में। इसके बाद हम प्रोटीन है, प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन किस प्रकार टूटती हैं, हमारे शरीर के कौन कौन से अंग में कौन सी प्रोटीन होती हैं, फैट्स का क्या कार्य है, विटामिन क्या। एक बात बोल दूं तो विटामिन क्या होते हैं, पाचन में सहायक नहीं होते हैं। विटामिन पाचन क्रिया या एनर्जी में सहायक नहीं होते हैं, लेकिन विटामिन की शरीर में कमी हो जाती है तो क्या करते हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार के डिजीज हो जाते हैं। विटामिन का कार्य होता है जैविक क्रियाओं को बनाए रखना या बायोलॉजिकल फंक्शन है या मेटाबॉलिक उपापचयी क्रियाओं को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, आपके विटामिन करता है। अगर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम की बात करूं, फास्फोरस की बात करूं, आयरन की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं, अगर इन सब की कमी आ जाती है तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना क्या है। ठीक है, अब आपको इसके बाद हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसके बाद एक बार हम वापस जान लेते हैं, दो युग्मक बनते हैं, कौन कौन से, नर युग्मक, मादा युग्मक क्या होता है, सलियन होता है। तो 2n कोशिकाएं बनती है जिसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, जो क्या होती है, सजीव की प्रथम कोशिका क्या होती हैं, प्रथम कोशिका होती है। कौन, युग्मनज, जो कैसी होती हैं, द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक है, अब ये युग्मनज में क्या अधिक विभाजन होने पर क्या बनती है, अनेक कोशिकाएं बनती हैं और अनेक कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, आपके उत्तक का निर्माण करती हैं। बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। और उसके बाद हम जो अंग तंत्र कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से जान लिया कि हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों आपकी जो ये क्लास की लेक्चर होंगे कम से कम 45 मिनट की रोजाना की क्लास आएगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रक्त स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है।